लेट्स स्टार्ट जी। एक्सरसाइज 19 है, ब्रेक इवन एनालिसिस के चैप्टर, ब्रेक इवन एंड पेशेंट मिक्स एनालिसिस फॉर ए हॉस्पिटल. Sever Neumann Memorial Hospital records provides the following patient mix data for the year. Method of payment है self-pay, private insurance and Medicare, Medicaid. Patient mix है average daily reimbursement and average daily variable cost. तो ये हमारी वेरिएबल कास्ट है क्लासिफिकेशन वाइज. ये हमारे पास जो मेथड ऑफ पेमेंट है उनकी बेस डिफरेंट वेज हैं पेमेंट के. पेशेंट मिक्स क्या है कि कितना पेशेंट किस परसेंटेज किस प्रोपोर्शन के थ्रू हमें पे करते हैं और क्या उनकी सेल प्राइस है, यानी क्या सर्विसेज प्राइस है हमारी. ठीक है, और ये वेरिएबल कास्ट है, ये सेम है एट ईच लेवल कि कोई भी टाइप ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट है तो उसमें हमारा जो वेरिएबल कास्ट है वो सेम आ रही है जो डेली बेसिस पे है. और एनुअल फिक्स्ड कास्ट जो है वो $1 मिलियन है. ये भी एक रेलिवेंट रेंज में जैसा कि होता है तो ये फिक्स है. रिक्वायर्ड क्या है जी हमें? द कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स एंड इन पेशेंट डेज. कंप्यूट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो टू द नियरेस्ट परसेंट. अच्छा जी, अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट. कंपोजिट का मतलब अब यही है कि ये जो हमारे पास ओवरऑल पेशेंट मिक्स है, इंडिविजुअल पेमेंट का आप ना करें, इंडिविजुअल मेथड ऑफ पेमेंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ब्रेक इवन फाइंड ना करें, बल्कि क्या करें, ओवरऑल पेशेंट मिक्स का कंपोजिट लेवल पे एक ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड करें. तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में भी फाइंड करना है और इन पेशेंट डेज में भी, यानी यूनिट्स में भी और डॉलर्स में भी. तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं जो कैलकुलेशंस है ब्रेक इवन पॉइंट की. ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी? रिक्वायरमेंट 1 है फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस. तो ये हमारे पास रेशो हो जाती है, यानी 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो. ठीक है, तो फिक्स्ड कास्ट हमें पता है, हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन है $1 मिलियन. लेकिन हमारे पास या तो ये वाली रेशियो कैलकुलेट हो जाए या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट हो जाए ताकि हमारे पास डॉलर्स में आंसर आ सके. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एक वर्कआउट करना है कि जो कंपोजिट है वो हमने वैल्यूज कैलकुलेट करना है वेटेड. ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेते हैं. मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ पेमेंट है जी ये हमारे पास. ठीक है, उसके बाद एवरेज एवरेज डेली रीइंबर्समेंट, और उसके बाद वेटेड डेली रीइंबर्समेंट इन डॉलर्स एंड इन डॉलर्स. जी मेथड ऑफ पेमेंट में हमारे पास क्या है? सेल्फ पे है, प्राइवेट इंश्योरेंस, मेडिकेयर एंड मेडिकेड. तो ये है जी हमारे पास सेल्फ पे. मैं ज़रा एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ. प्राइवेट एंड उसके बाद मेडिकेयर और उसके बाद अगेन मेड. अच्छा जी, अब इनका मिक्स जो है वो कितना है? ये है जी हमारे पास 20% और ये है 25% और ये है 30% और ये है 25%. और इनका जो एवरेज है रीइंबर्समेंट रेट 120, 120, 110 एंड 100. अब हमने क्या करना है, क्योंकि देखो ये हमारे पास सारे रेवेन्यूज ही हैं लेकिन मिक्स है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पेमेंट. तो हमने एक वेटेड एवरेज फिगर पे आना है जो सिंगल डिजिट. ठीक है, कि हमारे रेवेन्यू डिजिट क्या है. तो आप इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम 20% लें 120 का तो ये हमारे पास आ जाएगा $24. और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 120 का 25% लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 30. और अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये 33 और ये 25.
तो अगर हम इनको सम अप करें तो हमारे पास एक वेटेड एवरेज जो है डेली फिगर आ जाएगा सेल्स रेवेन्यू का या सर्विसेज रेवेन्यू का कि वो हमारे पास कितना है। तो ये बनता है जी $112, $112। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट है वो हमारे पास क्या है, एवरेज अगर देखें, देखें 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इनको सब पे डिवाइड भी करें तब भी हमारे पास वेरिएबल जो कास्ट है वो कितना आएगी, सेम यही आएगी क्योंकि एक ही फिगर है। अदरवाइज हम इनकी भी क्या करते इसी तरीके से कैलकुलेशन करते वेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है तो ये इसकी एवरेज जो है क्या हो जाएगी, यानी अगर इनको प्लस करें तो ये 160 बनता है, डिवाइडेड बाई 4 करें तो फिर भी ये क्या बन जाएगा 40 अगर एवरेज बनाए। अगर इस तरीके से भी एवरेज बनाए तो तब भी हमारे पास, जैसे कि हमने एवरेज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो तब भी ये 40 बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास वेरिएबल कास्ट है, देखिए 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो हम कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय सेल प्राइस या सर्विसेज रेवेन्यू, ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट रेशियो है। 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो तो हमें क्या यहाँ से ड्राइव्ड होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें इन डॉलर्स एक अमाउंट मिल जाएगी कि कितना आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स है। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है जी 15,62,500। ये आप भी थोड़ा कैलकुलेट कर लिया करें, साथ कोई मिस्टेक हो सकती है ताकि क्लेरिफाई इन टाइम हो जाता है। 15,62,500 ये हमारे पास के 500 ये हमारे पास क्या जी ब्रेक इवन पॉइंट है इन डॉलर्स। और अब उन्होंने साथ कहा था कि इन पेशेंट डेज भी आप जो है ना ये कैलकुलेट करें। तो इन पेशेंट डेज, दूसरे लफ्जों में जैसे हम यूनिट्स का कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये ब्रेक इवन पॉइंट की जो रेवेन्यू थी, ठीक है, अगर इसको आप सर्विसेज रेवेन्यू जो थी इस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास डायरेक्टली डेज आ जाएगी, इन पेशेंट डेज। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास अराउंड में 13,951 डेज आपके पास कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है जी। इसमें होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपकी रिक्वायरमेंट 1 साल में होगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 है, अगेन द कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स एंड इन पेशेंट डेज if the patient mix were 50% self-pay and 50% private insurance. So again, requirement to break even point in dollars, सेम कैलकुलेशन यही होगी हमारे पास, लेकिन उसमें जो फिक्स्ड कास्ट है ये हमारी वही 1 मिली और 1 माइनस वेरिएबल कास्ट हमारी वही 40 है। और क्योंकि 40 इस वजह से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि वो हर लेवल पे सेम है, चाहे आप जो भी मिक्स ले लें। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सेल प्राइस है या सर्विसेज रेवेन्यू प्राइस है वो क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगेन ये रिक्वायरमेंट 1 के लिए था और ये रिक्वायरमेंट 2 के लिए मैं कर रहा हूँ। मेथड ऑफ पेमेंट वो कहते हैं सेल्फ पेमेंट और प्राइवेट, ये 50% हो और ये भी 50% हो। तो देखें सेल्फ और प्राइवेट दोनों पे एवरेज डेली रीइंबर्समेंट है वो कितना है, 120 है। इसका 50% वेट के हिसाब से लें तो ये भी $60 आ जाएगा और ये भी $60 आ जाएगा। तो एवरेज जो वेटेड एवरेज है अगेन हमारे पास सेम होने की वजह से क्या है वो 120 आ गया। तो 40 डिवाइडेड बाय 120, अगेन हमारे पास डॉलर्स में एक वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस कंपोजिट और दिस गिवन रेशियोज जो कि 50-50 उन्होंने हमें बताया हुआ है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रेवेन्यू का फिगर आ जाता है जो ब्रेक इवन पॉइंट पे है वो है जी 14,92,537, ठीक है जी। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें इन डेज, अगेन ब्रेक इवन रेवेन्यूज जो है हमारे पास और इसको डिवाइड करते हैं हम
मेरे पास जो सर्विसेज रेवेन्यू की प्राइस हमने रखी है उस पर हमारे पास डेज आ जाएंगे जो कि अबाउट 12,438 डेज बन जाते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर है, दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी सॉल्व होंगी। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट टाइम आते हैं। एक्सरसाइज आपके पास है जी 20, प्राइस डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, ये टाइटल दिया हुआ है उन्होंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है इसमें। Acme company forecast next year's sales of product X to be 50,000 units at a sale price of $10। ठीक है जी, management is considering a price reduction to $9 with the expectation that sales and profits will increase। जब प्राइस रिड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड ही है कि भाई हमारे प्रॉफिट्स और सेल्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, या सेल्स वॉल्यूम इन डॉलर्स वो बढ़ जाएगा। However, the elasticity of demand is questionable, ranging from an estimated low elasticity of only 2,000 additional units sold and to a high elasticity of an increase of 30,000 units। यानी 50,000 तो हमारा एक एक्सपेक्टेड सेल्स लेवल है, और अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं 10 टू डिक्रीज करते हैं 10 to 9, तो हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है 2,000 मिनिमम और मैक्सिमम 30,000, यानी एडिशनल डिमांड जो है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। द वेरिएबल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 5 and the variable non-manufacturing cost is estimated to be 10% of sales revenue। यानी जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो उन्होंने बता दी कि 5 है, लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, ऑलवेज 10% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, यानी वो पर यूनिट में हो या चाहे ओवरऑल टोटल में। At the high elasticity sales level, annual programmed fixed costs are expected to increase 5,000 and 1,000 for manufacturing and non-manufacturing costs respectively. Required the change in the contribution to other fixed costs and to income before income tax if the sale price is reduced and the sales volume is increased, A 2,000 units and B 30,000 units। यानी दोनों सूरतों में आपने बताया। ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको क्लियरेंस हो। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि करंट आपकी ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, करंट यानी जो एक्सपेक्टेड आपको 50,000 है, इस पे आपको क्या डाटा मिल रहा है। करंट एक्सपेक्टेशंस पे यानी ऑपरेटिंग इनकम आपने फाइंड करनी। फिर हम इसके 3 कॉलम्स बना लेंगे, इधर 2,000 इधर 30,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सेल्स। तो सेल्स जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम पेयर बना लें पर यूनिट एंड इन टोटल, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम ऐसे बनाएंगे और इधर भी एक सेम एक पेयर बनाएंगे। तो पहले हम करंट को देख लेते हैं। सेल प्राइस जो है पर यूनिट करंट लेवल पे हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे गौर करें 50,000 यूनिट्स है और $10 क्या है हमारे पास सेल्स प्राइस है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी $10 हमारे पास क्या है, सेल्स रेवेन्यू है। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल कास्ट है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है जी हमारे पास, इसको सिंगल अंडरलाइन कर लें, ये है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 10% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। अगर हम इसका 10% का 10 का लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 1। इसका मतलब है जो वेरिएबल कास्ट है वो हमारे पास कितना हो गई 6। इसको सिंगल अंडरलाइन कर लें, ये हम इस तरह से कर लें टोटल वेरिएबल कास्ट। अच्छा, जो उसके बाद अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम सेल्स में से
वेरिएबल कास्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये हमारे पास 10 माइनस 6 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ तक आप इसको अपने पास रोक लेंगे। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास पर यूनिट है। अब अगर टोटल में आए तो करंट लेवल पे हमारे जो सेल्स की डिमांड है या प्रोडक्ट की डिमांड है, सेल्स वॉल्यूम है, वो क्या है 50,000 यूनिट्स। तो अब क्या करें, टोटल में है तो 50,000 को हर चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये 5 लाख बन जाएगा। ये हमारे पास 2,50,000 बन जाएगा। 50,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये अगेन सिर्फ 50,000 बन जाएगा, और ये टोटल 3 लाख बन जाएगा, और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख। जब आपके पास क्या है जी, करंट जो ऑपरेशंस हैं या करंट एक्सपेक्टेशंस हैं 50,000 पे, और आपकी सेल प्राइस पर यूनिट क्या है 10 है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है 200,000। अब आपने क्या कहा है कि अगर मैं अपनी प्राइस जो है क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ 10 रुपीज से, $10 से $9 पे ले आता हूँ, तो उसके इफेक्ट्स जो है, जो डिमांड है वो क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन उसका एक मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर जो है डिमांड, चेंज इन डिमांड 2000 यूनिट हो, यानी लेस हो, कम यानी एक पॉइंट पे हो, मिनिमम पॉइंट पे हो, तो उसके इफेक्ट्स क्या हो। ठीक है, यानी इसको कह लें लो इलास्टिसिटी। लो इलास्टिसिटी यानी अब हम क्या करेंगे, 50,000 यूनिट्स प्लस 2,000 यूनिट्स, यानी ओवरऑल हमारे पास 52,000 यूनिट्स हो जाएंगे पर यूनिट एंड इन टोटल। अब सेल प्राइस हमारे पास कितना है, तो ये अब अपने जहन में रखना है कि सेल प्राइस हमने कम कर ली है एट $9, और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है ये 5 हमारे पास फिक्स है। एक तरह की यानी वेरिएबल कास्ट जो है वो सेम रहेगी, फिक्स का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या है कि वो 10% ऑफ हमारे पास सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा, ये ऑलवेज 10% ऑफ सेल्स। तो ये अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है जी 0.90, और टोटल करें तो ये 5.90, और आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 3.10। इन टोटल अब 52,000 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या हमारे पास आता है, 52,000 यूनिट्स इंटू 9, 4,68,000 टोटल में। और यहाँ पर देखते हैं 52,000 इंटू 5, 2,60,000, and again 52,000 into 0.9, 46,000 and 800। टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस इसमें कर देते हैं 260,000, तो ये बन जाता है जी 306,800, 800। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है अब हम वो देख लेते हैं। ये आ जाता है जी हमारे पास 161,200। ये देखिए लो इलास्टिसिटी यानी ये जो 2000 का फिगर था, इस पे हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो गया 161,200 इन टोटल। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं जी हाई इलास्टिसिटी पे। हाई इलास्टिसिटी में हमारे पास क्या था जी, 30,000 यूनिट से जो इंक्रीज होना था, यानी 50,000 यूनिट्स प्लस 30,000, यानी कि टोटल अगर हम करें तो 80,000 पे हम अब बात कर रहे होंगे इन यूनिट्स। तो ये हमारे पास अगेन पर यूनिट और ये टोटल। तो पर यूनिट सेल प्राइस हुई, जो डिक्रीज सेल प्राइस है वो 9 है, जो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कास्ट है विच इज $5, और
10% है तो ये अगेन हमारे पास वही डाटा हो जाएगा 0.9। तो टोटल करेंगे तो 5.90 और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगेन हमारे पास 3.10। टोटल में आते हैं, अब 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये 7,20,000 और ये 80,000 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से तो ये 400,000। 80,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 और टोटल वेरिएबल कास्ट देन वी गॉट 4,72,000 और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7,20,000 माइनस 4,72,000 तो ये हमारे पास है 248,000। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बात रुक गई। अब हम आते हैं इसमें जो एक थोड़ी सी फर्दर फिक्स्ड कास्ट के बारे में डाटा दिया गया था, हम उसके ऊपर आते हैं। यहाँ से आपने देखना है एट द हाई इलास्टिसिटी सेल्स लेवल, लो पे उन्होंने बात नहीं की। एनुअल प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 5,000 and 1,000 for manufacturing and non-manufacturing cost respectively। यानी इसमें क्या हुआ कि जो फिक्स्ड कास्ट थी वो बढ़ गई एट दिस हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इंक्रीज इन फिक्स्ड कास्ट, लेकिन ये कंसर्न क्या है, हाई इलास्टिसिटी से मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। और कहीं नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये लिखना है 5,000 एंड 1,000 रेस्पेक्टिव। तो ये बन गया 6,000 फिक्स्ड कास्ट का। तो अब ओवरऑल हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हो गया, ये 248 माइनस 6,000 242,000। और अगर इसको भी मैं इसके कंपैरेटिवली यहाँ लिखूँ तो 1,61,200 और ये हमारे पास कितना है 200,000। तो ये तीनों आंसर्स आपके सामने लिखे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ये जो चेंज हुआ वो क्या हुआ कंट्रीब्यूशन के अंदर। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। देखें जो लो इलास्टिसिटी थी तो उस पे क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, देखिए 2 लाख से 1,61,200 पे आ गया। 200,000 माइनस 161,200 तो ये कितना रिड्यूस हुआ, $38,800 रिडक्शन हो गई। हाई इलास्टिसिटी पे जो कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की हम बात नहीं, यानी प्रॉफिट कह लें दूसरे लफ्ज में, इंक्रीज हुआ 2,42,000 या इसको चलो 200 पहले लिख लें, 200,000 ठीक है माइनस 2,42,000। हम बेसिकली प्लस माइनस के फिगर को नहीं देख रहे, चेंज को देख रहे हैं कि चेंज क्या है। 2 लाख से 2,42,000 हो गया तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज हुआ कंट्रीब्यूशन 42,000। अगर आप ये पहले लिख लें ये बाद में लिख लें तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है कोई, क्योंकि ये सीक्वेंस एक था तो मैंने इसलिए यहाँ पे सेम लिख किया। आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट प्लस माइनस के साइन पे नहीं है, बल्कि अब ये देखें प्रॉफिटेबिलिटी पहले से कम हुई है या ज्यादा हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जो बातें थी इंपॉर्टेंट वो हमने देख ली। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं।
सिंपल था, वर्किंग थी, एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स हमने बनाना थी और चेंज फाइंड करना था। सर ये जो लो इलास्टिसिटी और हाई इलास्टिसिटी में इसमें जो टोटल अमाउंट आया है, तो ये आपने कैसे मल्टीप्लाई किया है 9 और ये जो पर यूनिट है किसके साथ मल्टीप्लाई किया है सर? ये है, देखें यहाँ पे है 52,000 यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पर है 80,000 यूनिट्स। तो 50,000 को पर यूनिट, हर चीज़ को पर यूनिट से 50,000 से मल्टीप्लाई किया, 52,000 से, यहाँ पे 80,000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे टोटल 50,000 से किया, जो हमारे पास करंट लेवल था। ये कह रहे हैं आप कि टोटल अमाउंट यस सर, हमारे पास ठीक है सर। कैसे आई? ठीक है, जी जी, ठीक है सर। चले। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम 24-1, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, कोलंबिया कैंडी कंपनी इज ए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कैंडी सर्विंग ग्रोसरी कन्वीनियंस and drug stores in a large metropolitan area. Small but steady growth in sale has been achieved by the company over the past few years. While candy prices have been increasing, the company is formulating its plan for the coming fiscal year. Presented below are the data used to project the current year's after-tax net income of 110,000 and 400. तो ये करंट ईयर्स आफ्टर टैक्स नेट इनकम 110,400 वो प्रोजेक्ट कर करंट ईयर। एवरेज सेल प्राइस पर बॉक्स, एवरेज वेरिएबल कास्ट पर बॉक्स, एनुअल फिक्स्ड कास्ट। एवरेज का वेरिएबल कास्ट के अंदर क्या है? कास्ट ऑफ कैंडी एंड मार्केटिंग कास्ट, दो उसके कंपोनेंट। एनुअल फिक्स्ड कास्ट है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स वॉल्यूम है, जो कि 15,60,000 की सेल रेवेन्यू है, और 3,90,000 बॉक्सेस एक्सपेक्टेड है। इनकम टैक्स रेट क्या है? 40%। Manufacturers of candy have announced that they will increase prices of their products an average of 15% in the coming year due to increase in material and labor cost. यानी prices बढ़ाएंगे 15% in the coming year. Columbia Candy Company expects that all other costs will remain at the same rate or levels as the current year. Calculate the break-even point in boxes of candy for the current year. तो सबसे पहले हमने current year का क्या करना है? Break-even point find करना है in boxes of candy. Break-even point का हमारे पास एक फॉर्मूला है जनरल सा, देखिए requirement 1 break-even point, ठीक है, in units। तो फार्मूला क्या है उसका? फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अच्छा जी, अब फिक्स्ड कास्ट अगर देखी जाए तो हमें गिवन है, ये एरिया फिक्स्ड कास्ट का है 4,40,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट। सेल्स कितना है? 4 है, वेरिएबल कास्ट 2.4 है, 4 माइनस 2.40, तो अगर ये माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.60। डिवाइड करते हैं 1.60 पे तो हमारे पास बॉक्सेस में ये आंसर आ जाएगा, और डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है जी हमारे पास 275,000 कैंडीज या यूनिट्स, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके रिक्वायरमेंट 1 का। उसके बाद है रिक्वायरमेंट 2, the sales price per box the company must charge to cover the 15% increase in the cost of candy and still maintain the current contribution margin ratio। अब थोड़ा सा इसमें देखें चेंज क्या है, वो कहता है कि सेल प्राइस फाइंड करें जो कि कवर करे इंक्रीज इन कास्ट 15% और स्टिल मेंटेन करे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो अब हमें एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है कि करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो करंट कंट्रीब्यूशन आपने फाइंड अभी किया है, ये वाला, ये 1.60 है, डिवाइडेड बाय सेल करें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगा। ये डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास परसेंटेज में 40% आ जाता है। ये ठीक है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अच्छा जी, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह से ये रास्ते हैं।
इंक्रीज इन 15% इन द कास्ट ऑफ कैंडी। तो ये देखिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, कास्ट ऑफ कैंडी। अब जरा देखिए कंपोनेंट्स को, ये है जी एवरेज वेरिएबल कास्ट पर बॉक्स। तो ये कास्ट ऑफ कैंडी है और ये मार्केटिंग है। तो उन्होंने इंक्रीज इन जो कास्ट बताई है, देखिए वो 15% इन इंक्रीज इन द कास्ट ऑफ कैंडी, सिर्फ कास्ट ऑफ कैंडी में यहाँ पे बताइए, यहाँ पे नहीं बताई। तो यानी जो 2 है उसमें 15% इंक्रीज हो जाए। तो पहले ये $2 था, अब ये कितना हो जाएगा, जब 15% इंक्रीज करेंगे 1.15 से बढ़ा देंगे रेशो में, ये हमारे पास कितना बन जाता है, देखिए 2.30। 2.30 और जो दूसरी मार्केटिंग कास्ट थी हमारे पास वो 0.40, वो सेम है। तो नई वेरिएबल कास्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.70। ठीक है जी। अब जरा ये और से देखें रिलेशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए। अब वेरिएबल कास्ट है 2.70, कंट्रीब्यूशन का हमें अभी पता नहीं है और सेल का भी पता, लेकिन एक चीज़ का हमें पता है कि ये सेल्स 100% है, वेरिएबल कास्ट 60% है। क्यों हमें पता है कि ये 60% है, क्योंकि हमने 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम मेंटेन करना है। तो इसका मतलब है जो ये रेशियो है वेरिएबल कास्ट की, ये क्या है 2.70, 60% ही है, क्योंकि हमने ये 40% तो मेंटेन करना है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, देखिए कि जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है 2.70 क्या है, इक्वल टू 60 है, 0.60। हमें चाहिए 100%, यानी रेशो में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं इसको, $6 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है जी $4.50। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा रिक्वायरमेंट 2 का। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से रिक्वायरमेंट 2 सॉल्व। उसके बाद रिक्वायरमेंट 3 पे आते हैं। The volume of sales in dollars the company must achieve in the coming year to maintain the same net income as projected for the current. The volume of the sales in dollars the company must achieve in the coming year to maintain $4 per box and the cost of candy increased by 15%. तो यानी अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन डॉलर्स बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसको हम दो तरीकों से करेंगे। एक आसान है थोड़ा सा, यानी शॉर्ट वे है, दूसरा थोड़ा लॉन्ग वे है, ताकि आपको ये दोनों चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा सा जो वर्किंग है अपने ध्यान में रखिएगा कि हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया है और इनकी वैल्यूज क्या है। और ये भी ध्यान में रखें क्योंकि इस रिक्वायरमेंट में भी उन्होंने कास्ट को इंक्रीज करने का कहा है। तो इसका मतलब है जो हमारी कास्ट है, जो वेरिएबल कास्ट ओवरऑल हम कह लें, वो कितना है, 15% के इंक्रीज होने से $2.7 ही है जो वेरिएबल कास्ट है हमारे पास। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ये ध्यान में रखिएगा। एक मैं इसको रिक्वायरमेंट 3 लिख देता हूँ, मेथड 1। ठीक है, तो इक्वेशन एक बना लेते हैं कि सेल्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट एंड प्लस प्रॉफिट। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब सेल प्राइस उन्होंने क्या कहा है कि टू मेंटेन $4 पर बॉक्स, यानी सेल प्राइस पर यूनिट क्या है हमारे पास, $4 है। तो ये देखें 4Q जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल सेल्स हो जाएगी ना, इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट। अब हमने इंक्रीज बाय 15% करने के बाद ये हमारे पास क्या आया हुआ था, 2.70, अगर आपको थोड़ा सा पिछले रिक्वायरमेंट याद हो तो। ठीक है, क्योंकि जब हम वेरिएबल कास्ट ऑफ कैंडी इंक्रीज करते हैं तो ये देखो 2.30 बन जाती है और दूसरी हमारे पास 0.40 ऑलरेडी मौजूद है।
तो ये ओवरऑल 2.70 बन जाता है। ये भी विद रेस्पेक्ट टू क्यू है, क्योंकि अगर टोटल में करेंगे तो क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस फिक्स्ड कास्ट, ये हमारे पास फिक्स्ड है जो कि टोटल बताइए 4,40,000, 4,40,000। उसके बाद प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में मैं थोड़ी बात करूंगा, वो क्या कह रहे हैं देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन डॉलर्स द कंपनी मस्ट अचीव द कमिंग ईयर टू मेंटेन द सेम नेट इनकम एज प्रोजेक्टेड फॉर द करंट ईयर। नेट इनकम जो है वो करंट ईयर के लिए कितना प्रोजेक्ट की गई है, एक तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये उन्होंने क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि करंट ईयर्स आफ्टर टैक्स नेट इनकम इज 110,400। एक हमें इसे क्या करना है, जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स है, टैक्स इफेक्ट को हमें खत्म करना है, यानी क्या करना है, बिफोर टैक्स पे वर्कआउट करना है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो कितना है, नेट इनकम जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 1,10,400, लेकिन ये आफ्टर टैक्स है। मैं इधर प्रॉफिट पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता नहीं है, लेकिन टैक्स हमें ये पता है कि ये 40% है। और नेट इनकम जो आफ्टर टैक्स है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ लिख लूँ तो ये कितना है हमारे पास, 1,10,400। तो अब देखें ये कितना परसेंट होगा, बेसिकली 60% होगा, क्योंकि हम टैक्स क्या करते हैं, इस अमाउंट का लेते हैं। ये 100% है, 40% जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60%। इसका मतलब है ये जो 1,10,400 ये बेसिकली क्या है, 60% है। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है। हम क्या करते हैं, देखो इस 1,10,400 को डिवाइड कर देते हैं 0.60 पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, यानी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करें यहाँ पे जो क्यू है, इनको हम क्या कर देते हैं, इनकी जो जगह है वो रिप्लेस कर देते हैं। जगह रिप्लेस क्या होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर हम लॉन्ग रूट से देखें तो इधर भी प्लस करें इधर भी माइनस करें तो डबल वेरिएंट हो जाता है। तो हम क्या करें, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये 4Q है, ये प्लस है, तो इधर भी हम माइनस करेंगे इधर भी माइनस, तो ये 2.70 Q हमारे पास इधर आ जाए, और इधर हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, 4,40,000 प्लस, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 184,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी 1.3 क्यू, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 624,000, ये इन डॉलर है। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, क्यू की, तो डिवाइडेड बाई 1.3 इधर से भी और डिवाइडेड बाई 1.3 इधर से भी। तो क्यू यानी कि हमें सेम नेट प्रॉफिट जो है अचीव हो, तो हमें जो है क्यू हमारा कितना होना चाहिए, पहले हमने ये सॉल्व कर लिया, तो ये बनता है जी 480,000 यूनिट्स, यानी जो बॉक्सेस। अब उन्होंने हमसे ये यूनिट्स का नहीं पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था सेल्स वॉल्यूम इन डॉलर्स का। तो हम यहाँ लिखते हैं जी सेल्स वॉल्यूम इन डॉलर्स। तो ये क्या होगा, सिंपल है, 4,80,000, इसको मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस जो हमने 4 रखी हुई है, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि इसी सेल प्राइस पे ही आपने कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेल्स इन डॉलर्स हमारे पास अचीव हो जाए, तो तब हमारे पास वो सेम नेट प्रॉफिट होगा जो 1,10,400 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं जी, देख लेते हैं, 19,20,000, 19,20,000, ठीक है। एक तो ये आंसर है मेथड 1। उसके बाद है मेथड 2। मेथड 2 जो है ये हमारे पास सिंपल है, इसमें हम लिखेंगे फिक्स्ड कास्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब जरा देखिए, फिक्स्ड कास्ट हमारे पास 4,40,000 है, प्लस टारगेट प्रॉफिट जो है ये हमेशा बिफोर टैक्स लिखा जाता है, तो बिफोर टैक्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अदरवाइज अगर डायरेक्टली अब यहाँ पे भी इसको दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1,10,400, इसको हमने क्या करना है,
100% पे ले आना है जो भी वैल्यू बने। ये हमारा टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, तो दैट इज 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो। ठीक है, तो 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो इज 2.70 इज वेरिएबल कास्ट एंड सेल प्राइस इज 4। तो ये जो फिगर्स हैं क्या बन जाते हैं, वेरिएबल कास्ट रेशो। ठीक है, अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 4,40,000 प्लस 184,000 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कितना बनता है, ये जी हमारे पास बन जाता है 0.325। ये चीज़ मुकम्मल सॉल्व करके 0.325 दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2.70 डिवाइडेड बाय 4, तो ये है 0.675 यानी वेरिएबल कास्ट रेशो। 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशो 0.325। अब हम अगर इसको डिवाइड करें 4,40,000 प्लस 1,84,000 and divided by 0.325, so again we got 19,20,000। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो मेथड वैसे दोनों आने चाहिए क्योंकि क्वांटिटी भी पूछी जा सकती थी, तो इन आइदर वे आप बहरहाल इसको सॉल्व कर सकते हैं।